Hello, dear students. I am Diksha Singh, and I welcome you all to the channel Legal Shiksha by Diksha. So today we are going to deal with the chapter second of Rajasthan Land Revenue Act 1956. The Board of Revenue इसकी heading है, जो कि मैं आपको पहले भी याद करवा चुकी हूँ. रेंज है सेक्शन 4 to 14, जिसको हम आज पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे. देखिए, बहुत ही सिंपल सा, प्यारा सा, छोटा सा एक्ट है. अ, छोटा सा एक्ट तो नहीं है, छोटा सा चैप्टर है. ठीक है, तो एक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आ रही है, तो छोटा हमारा एक्ट नहीं है. इसी को हम बहुत अच्छे से छोटे छोटे तरीके से, छोटी छोटी ट्रिक्स के तहत जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे. चलिए, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखिए, ये जो आपकी पीपीटी जो आपको दिखाई दे रही है, जो आपको सारा मटेरियल दिखाई दे रहा है, इसमें आपके सामने बिल्कुल जीस्ट मैंने निकाली है, समराइज करके आपके सामने पॉइंट्स निकाले हैं. अपने साथ डायरेक्ट को रखना है और साथ ही अंडरलाइन करते चलेंगे, समझते चलेंगे क्या क्या चीजें इसमें से आ सकती है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है. चलिए, सेक्शन 4 जिसका मार्जिनल नोट है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड. तो सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पर, क्योंकि हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, और चैप्टर सेकंड जो बोर्ड से रिलेटेड है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि जो पूरा ये अधिनियम है उसके लिए गठित होगा एक बोर्ड. बोर्ड में कौन कौन यहाँ पर होंगे, किसके कंपोजिशन से एक बोर्ड बनता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे. तो यहाँ पर अगर स्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये जो पूरा एक्ट है वो स्टेट ऑफ राजस्थान पर अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है. तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर राजस्थान, सबसे पहली चीज, भाई राजस्थान की बात कर रहे हैं तो हम स्टेट राजस्थान की ही हम बात करेंगे. तो यहाँ पर इंडिया की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है ना. तो कल मैंने आपको समझाया भी था कि आपको ये गलती नहीं कर देनी है कि हड़बड़ी में, क्योंकि हमारे बहुत सारे एक्ट हैं जो सेंट्रल एक्ट्स हैं, जो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो ये होगा हमारा राजस्थान के लिए पहली चीज. फिर आता है कि ये इसमें कौन कौन होंगे. कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, देखिए एक चेयरमैन होगा और मिनिमम 3. अब हम बात कर रहे हैं बाकी मेंबर्स की, तो कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड मिनिमम 3. देखिए कितने मेंबर होंगे, कम से कम 3 मेंबर तो होने ही चाहिए. कम से कम 3 मेंबर गठित होने चाहिए. और मैक्सिमम कितने हैं, 20 मेंबर्स हैं. और ये आफ्टर अमेंडमेंट ये चीज की गई है, पहले यहाँ पर नंबर कुछ अलग था. ठीक है, तो 20 मेंबर्स जो है वो मैक्सिमम है, मिनिमम मेंबर 3 है. अब बात हो रही है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति जो कर रहे हैं, या फिर हम उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें, या फिर हम उनकी सेवाओं की बात करें, तो ये जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, ये कौन तय करेगा, ये कौन कौन विहित करेगा, किससे कवन होंगे. तो जो राजस्थान के, जो इस अधिनियम के रूल्स बने हुए हैं, नियम है, उनसे ये गवर्न होगा. तो यहाँ पर जो ये तीसरा पॉइंट है वो उसी की बात करता है. अपॉइंटेड एंड नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी. देखिए ध्यान रखना है, राजस्थान का हमारा एक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही सारी चीजें यहाँ पर करने वाली है. क्वालिफिकेशन एंड सर्विस कंडीशंस जो भी है वो सब कुछ प्रेस्क्राइब होगी, जो इसके रूल्स बने हुए हैं. आपको पता होगा कोई भी जो एक्ट होता है उसके पीछे उसके कुछ रूल्स होते हैं, हालांकि हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते रूल्स वगैरह, लेकिन आपको पता होना चाहिए. चलिए, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं कि जो बोर्ड है वो गठित होगा. अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इनवैलिड, जो हमने ये गठन किया है वो इनवैलिड नहीं होगा. किस आधार पर, बाय रीजन ऑफ वेकेंसी अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ, किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिजाइन कर देता है, या फिर जो अपॉइंटमेंट का टर्मिनेशन हो जाता है, एक्सपायरी और टर्मिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ चेयरमैन. तो यहाँ पर सेक्शन 4 की हम बात कर रहे हैं, फटाफट से देखेंगे डायरेक्ट में कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से सबसेक्शन है. यहाँ पर आपको समझना है कि कोई भी चेयरमैन या कोई भी मेंबर के एब्सेंट होने के कारण मात्र से ही जो हमारे बोर्ड का गठन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या नहीं होगा, अविधि मान्य नहीं होगा. ठीक है, तो यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ.
ये हो गया हमारा सेक्शन 4। तो हमने सेक्शन 4 में क्या क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा राजस्थान राज्य के लिए होगा एक चेयरमैन होगा मिनिमम। अदर मेंबर की बात करें तो मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 20 मेंबर्स यहाँ पर होंगे। बाकी सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स बने हुए हैं इस एक्ट के उनके तहत गवर्न होगा। फिर हम बोल रहे हैं कि डेथ, रेजिग्नेशन, एक्सपायरी और टर्मिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर टेम्परेरी, अगर कोई जो स्थायी की हम बात नहीं कर रहे, टेम्परेरी पीरियड के लिए कोई भी चेयरमैन या मेंबर एब्सेंट हो जाता है, उनके एब्सेंस में क्या नहीं होगा, ये जो गठन किया गया है वो अविधि मान्य नहीं होगा। चलिए ये हो गया हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। तो देखिए सेक्शन 4 जो है, सबसे पहले आप इसका जो नंबर है वो कैसे याद रख सकते हैं कि हम जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, 3 में हमने डेफिनेशन पार्ट देखा। उसके जस्ट बाद हम जब बोर्ड की बात कर रहे हैं तो बोर्ड की स्थापना की बात करेंगे, वो हमारा सेक्शन 4 में दिया हुआ है। सेक्शन 5 टेन्योर की बात करता है कि मेंबर्स जितने भी हैं, जो हमारे अ, जितने भी ये है सदस्य हैं, उनकी पदावधि क्या होगी? सदस्यों की पदावधि तो 5 में पदावधि या फिर पद की अवधि ना, तो या फिर पद से याद रख सकते हैं कि जो 5 है उसमें पद है। 5 में पद दिया हुआ है, नंबर भी याद हो गया, हेडिंग भी याद हो गई। तो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, वो जरूर आपको याद आएगा। एक एक ऐसे पद की हम बात करते हैं जहां पर उसकी, अगर हम कार्यकाल की बात करें, उस ऐसे एक मेंबर की बात करें, तो वहां पर जो होल्ड करेगा वो अपने ऑफिस को, वो ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द गवर्नर, या फिर हम बात करते हैं किसकी, प्रेसिडेंट की। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है। काफी सारे आर्टिकल हैं जिसमें हम, अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं या हम सेंट्रल उसकी बात कर रहे हैं, तो हमें याद रखना है। तो सेक्शन 5 टेन्योर ऑफ मेंबर, तो यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं वो अपना पद कब तक धारण रखेंगे, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जो राज्यपाल है उसके प्रसाद पर्यंत तक धारण करेंगे, यानी कि कोई भी फिक्स टर्म यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। कोई फिक्स टर्म डिफाइन नहीं किया गया है। क्लियर सभी को? 5 में पदावधि। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सेक्शन 6 प्लेस ऑफ सिटिंग। अब हमने सब कुछ देख लिया, तो भाई बैठेंगे भी कहीं ना कहीं, तो उनका ऑफिस का वो जो हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो अजमेर इसका आंसर है। हेडक्वार्टर्स ऑफ बोर्ड कहाँ होगा? अजमेर में होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, हमने अजमेर तो बोल दिया, लेकिन ये भी किसके अधीन होगा? जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के सामान्य और विशेष आदेशों के अधीन ही होगा। ठीक है, तो सेक्शन 6 को कैसे याद रखना है? देखो पी को उल्टा कर दोगे, ये जो पी है, ये जो पी है इसको आप अगर उल्टा कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी आप इसको 6 मान करके इस तरीके से इसको याद रख लेना, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन है, इतने सेक्शंस को याद नहीं किया जा सकता है, उनकी हेडिंग को याद नहीं किया जा सकता है। ये जो चैप्टर है ये छोटा सा चैप्टर है, इसको आप इजीली इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो सेक्शन 6 प्लेस ऑफ सिटिंग की बात करता है, हेडक्वार्टर कहाँ होगा? अजमेर में होगा। ये आपका प्री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड में सिट एट एनी अदर प्लेस एज डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी जगह भी हो सकती है, जैसा राज्य सरकार क्या करे, निर्देशित करे। चलिए तो 6 भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 7, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स। मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स, तो यहां पर हम सेक्शन 7 की बात कर रहे हैं, अनुसचिवीय अधिकारी गण की हम बात कर रहे हैं, मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रार एंड अदर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स टू बी अपॉइंटेड, ये अपॉइंट किए जाएंगे। कौन कौन? रजिस्ट्रार और अदर अदर जितने भी अन्य अधिकारी गण यहाँ पर क्या किए जाएंगे? अपॉइंट किए जाएंगे। अपॉइंट किए जाएंगे। जो भी उनकी ड्यूटीज है, जो भी उनके कर्तव्य है और जो उनकी पावर्स है, यानी हम शक्तियों की बात कर रहे हैं कि जो भी शक्तियां हैं वो कौन असाइन करेगा? बोर्ड असाइन करेगा। ठीक है, लेकिन ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साधारण और विशेष आदेशों के अधीन ही होगा। ठीक है, जहां पर भी बात आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही याद रखना है। चलिए तो सेक्शन 7 भी याद हुआ, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स। तो यहाँ पर हम मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, आप याद रख लो 7 मिनिस्टर होंगे इस तरीके से, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हेडिंग आपको याद रखनी है, तो 7 मिनिस्टर याद रख सकते हो। तो सेक्शन 7 मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, यहां तक भी हमारा कंप्लीट हुआ।
बहुत छोटे-छोटे सेक्शंस हैं, बहुत छोटे-छोटे प्रोविज़न दिए हुए हैं। सेक्शन 8 पावर्स ऑफ द बोर्ड। अब देखिए 4 में हमने क्या देखा? 4 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, 4 में हमने एस्टैब्लिशमेंट देखा, 8 में जस्ट डबल ध्यान रखेंगे 4 में एस्टैब्लिशमेंट और 8 में उसकी शक्तियाँ दी हुई हैं कि जो बोर्ड है उसकी शक्तियाँ क्या होंगी और अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो जो बी है वो बिल्कुल 8 जैसा है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बस इसको थोड़ा-सा घुमा करके बनाया गया है, अगर इसमें हम इस तरीके से लाइन खींच देंगे तो ये हमारा बी बन जाएगा, ठीक है? तो 8 हमारा इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। सेक्शन 8 में पावर्स की बात हो रही है, किसकी पावर्स? बोर्ड की पावर। तो यहाँ पर जो ये बोर्ड है, वो एक हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट के तौर पर काम करता है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड एक्ट एज़ द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन राजस्थान। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है? पहला क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर स्टार बना दिया है मैंने, अब ये स्टार बहुत लंबा चला गया है, उतना ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर कौन कौन सी पावर एक्सरसाइज करता है, ध्यान रखना है। अपीलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी पावर है? अपीलेट, रिवीजनल और रेफरेंस। कौन कौन सा क्षेत्राधिकार है? अपीलेट, रिवीजनल और रेफरेंस, ठीक है? दूसरा पॉइंट। तीसरा, एडिशनल पावर और ड्यूटीज वगैरह भी असाइन अगर की जा सकती है तो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया स्टेट गवर्नमेंट, हर जगह हम स्टेट गवर्नमेंट ही देख रहे हैं। नेक्स्ट आया, देखिए इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ डाउट रिलेटिंग विद जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल एंड रेवेन्यू कोर्ट। एक तरफ सिविल क्षेत्राधिकार, एक तरफ राजस्वीय जो न्यायालय है उनके क्षेत्राधिकार को लेकर के कोई भी सवाल, कोई भी डाउट उत्पन्न होता है तो फिर कौन डिसाइड करेगा? देखिए छुपा हुआ है थोड़ा सा, अपने बैरेट साथ है आपके तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। हाई कोर्ट है यहाँ पर, कौन है? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट शेल बी फाइनल, तो जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वो क्या होगा? फाइनल होगा और फाइनल होने के साथ ही बाइंडिंग होगा, ठीक है? बाध्यकारी होगा किसके ऊपर? कोर्ट्स के ऊपर और बोर्ड के ऊपर। ध्यान रखना है, कोर्ट के ऊपर और बोर्ड के ऊपर बाध्यकारी भी होगा। किसका डिसीजन? हाई कोर्ट का डिसीजन। हाई कोर्ट यहाँ पर बाप है, ध्यान रखना। तो सबके ऊपर कौन है? हाई कोर्ट है। सेक्शन 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए सेक्शन 9 पे आ जाइए। सेक्शन 9 सुपरिटेंडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट। सीधी सी बात, हेडिंग याद कर लो। 9 सुपरिटेंडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट। सुपरिटेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर पूर्ण अधीक्षण किसका होगा? बोर्ड का होगा। ध्यान रखना है, ये जितने भी रेवेन्यू कोर्ट है किसके अधीन होंगे? जनरल कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर ऑल रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। जितने भी कोर्ट एंड ऑफिसर्स हैं वो किसके अधीन होंगे? बोर्ड के अधीन होंगे। सेकंड पॉइंट है, जितनी भी अथॉरिटीज होंगी वो सबऑर्डिनेट होंगी बोर्ड के। क्लियर? बिल्कुल। मैं आपको बिल्कुल मीनिंग समझा रही हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई सबसेक्शन वाइज आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। प्री के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं बिल्कुल मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन बैरक के साथ। चलिए सेक्शन 10 पे आ जाइए। जुरिस्डिक्शन ऑफ बोर्ड, हाउ एक्सरसाइज। अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्राधिकार की, किसके? बोर्ड के, ठीक है? तो क्षेत्राधिकार को जब एक्सरसाइज करेगा ये बोर्ड तो किस तरह करेगा, किस किस प्रकार अपनी अधिकारिता को प्रयोग में लाएगा? तो ऑब्वियस है कि भाई यहाँ पर काम करने के लिए जो हमने बोला था चेयरमैन होंगे, जितने भी मेंबर होंगे वो कार्य अपना किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर ये कहता है कि बाय चेयरमैन और एनी अदर मेंबर सिटिंग सिंगली, या तो सिंगल सिंगल, ठीक है, सिंगली, या फिर एक बेंच के तौर पर जिसमें बेंच ऑफ 2 और मोर मेंबर, जिसमें कितने होने चाहिए? बेंच ऑफ 2 और मोर मेंबर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 मेंबर तो है ही है और मोर मेंबर, ठीक है? तो बेंच कंसिस्टिंग 2 और मोर मेंबर्स सिंगली, ऊपर हमने चेयरमैन की बात करी, अदर मेंबर्स की बात करी है सिंगली, ठीक है? नीचे हम बोल रहे हैं बेंच की बात कर रहे हैं 2 और मोर मेंबर्स, तो इनके द्वारा ये क्या होगा? अधिकारिता प्रयोग में लाई जाएगी। फिर होता है कि भाई अब इन्होंने जो भी आदेश वगैरह है दे दिया गया, अब एक व्यथित पक्षकार है, अग्रीव्ड पार्टी है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है, किसके डिसीजन के कारण? सिंगल मेंबर ने कोई डिसीजन दिया, ऊपर देखिए बाय चेयरमैन सिंगली, हमने बोला सिटिंग सिंगली, अब उन्होंने कोई डिसीजन दिया,
अब भाई डिसीजन देने के बाद पार्टी रो रही है, पार्टी अग्रीव्ड है, तो वो क्या कर सकती है? स्पेशल अपील कर सकती है। किसको कर सकती है? हमने ऊपर बोला सिंगली अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है, हमने नीचे बोला बी वाले पॉइंट में या फिर बेंच के द्वारा भी किया जा सकता है। तो जब हम सिंगल मेंबर की बात कर रहे हैं, तो इसकी अपील किसके द्वारा होगी? यानी कोई मेंबर, कोई पार्टी अगर अग्रीव्ड है उसके डिसीजन के कारण, तो ये स्पेशल अपील कर सकता है। किसको कर सकता है? टू अ बेंच। ठीक है, बेंच को कर सकता है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर मेंबर्स। ठीक है, यहां तक पहली चीज हुई। अब दूसरी बात, कितने टाइम में कर सकता है? विद इन 1 मंथ। क्लियर है? विद इन 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू ध्यान रखना है। अभी लास्ट में जब हम ये एक्ट कर लेंगे, मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है प्री के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। 1 महीने के अंदर फ्रॉम अ सिंगल मेंबर डिसीजन। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? सेक्शन 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बाकी के जितने भी सबसेक्शन है वो नॉर्मल बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस वगैरह की बात कर रहे हैं, वो आप नॉर्मल रीड कर लीजिएगा। चलिए सेक्शन 11 पे आ जाइए। अब देखिए सेक्शन 11 की हेडिंग एंड सेक्शन 12 की हेडिंग, दोनों को देखिए। सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12, सेक्शन 11 के इन दोनों की अगर आप हेडिंग याद कर लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट है। सेक्शन 11 क्या कहता है? पावर टू रेफर टू अ बेंच, बेंच को रेफर करना। और 12 कहता है हाई कोर्ट को रेफर करना, यानी वहां पर हम बेंच को रेफर कर रहे हैं मामला, और 12 में हम हाई कोर्ट को रेफर कर रहे हैं मामला। तो ये क्या कहता है कि भाई जो चेयरमैन है और अदर मेंबर हैं जो बोर्ड के, सिटिंग सिंगली फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी केस एंड प्रोसीडिंग, जो हमने अभी पहले पढ़ रखा है, ये क्या कर सकते हैं भाई? देखो यहाँ पर ये कैसे बैठे हुए हैं निर्णय करने के लिए, एकल सदस्य के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, अध्यक्ष हो और एकल सदस्य। अब यहाँ पर कोई भी कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, कोई भी क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड, देखिए मैं बैक नहीं कर सकती हूँ, आप पीपीटी में जाकर के इसको प्रीवियस उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी लॉ के क्वेश्चन को, कस्टम के क्वेश्चन को जो इन्फोर्स में है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट के कंस्ट्रक्शन को जो उसके समक्ष आया है किसी भी मामले में, किसी भी कार्यवाही में, तो ये मामले को रेफर कर सकते हैं बेंच के पास। किस चीज के लिए भाई? उसके ओपिनियन के लिए। सिंपल सी बात है, ओपिनियन के लिए रेफर कर दिया, मामले को उसी अकॉर्डिंग फिर निपटाया जाएगा, जैसा बेंच आदेश देगी उसके अकॉर्डिंग मामले को निपटाया जाएगा। ये होता है आपका रेफरेंस। 11 में हमने बोला रेफरेंस टू बेंच, भूल भी जाओ तो ध्यान रख लेना 11 है यानी 1 1 है, बेंच हमेशा ऐसे बराबर लगी रहती है, इस तरीके से याद रख लेना। बेंच बराबर यानी 11। 12 आखिरी सहारा। देखो जिन्होंने भी मुझसे जेजे एक्ट पढ़ा हुआ है, जिन भी स्टूडेंट ने मुझसे जेजे एक्ट पढ़ा हुआ है, आपको ये 12 बोलते ही, जैसे ही मैंने बोला आखिरी सहारा, आपको तुरंत याद आया होगा सेक्शन 3। सेक्शन 3 का 12वां पॉइंट जो है, टोटल पॉइंट्स वहां पर 16 है, जो हमारे आरजेस में भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वहां पर 12 यानी जो इंस्टीट्यूशन है वो लास्ट रिजॉर्ट होते हैं, आखिरी सहारा होते हैं, यानी कि सारे प्रयास कर लिए जाएंगे एक बच्चे को एक सही जगह पहुंचाने के लिए, पेरेंट्स के पास पहुंचाने के लिए सारे प्रयास कर लेंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो आखिरी सहारा होगा, फिर उसको इंस्टीट्यूशन में भेजा जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो 12 है वो आखिरी सहारा है, यानी हाई कोर्ट है हमारा आखिरी सहारा, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। अब मामले को हाई कोर्ट कब भेजा जाएगा? कंफ्यूज मत होना। 11 में हमने कब बोला? क्वेश्चन ऑफ एनी कस्टम, कस्टम का क्वेश्चन हो, लॉ का क्वेश्चन हो, या फिर किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसके कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो, तब हम मामले को भेज रहे हैं एक बेंच की ओपिनियन के लिए, राय के लिए। लेकिन यहाँ पर रेफरेंस टू हाई कोर्ट में हम कब भेज रहे हैं मामले को? जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सीपीसी में भी हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन है आप मुझे मेंशन करेंगे? देखिए पढ़ तो लेते हैं आसानी से, स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ जाते हैं कि मैम हमें ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, इस पर वीडियो बना दीजिए, लेकिन जहां जो ये इंपॉर्टेंट चीजें आप कनेक्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बताते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं पूछ रही हूँ, तो होमवर्क अपना अच्छे से करिए और फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उससे ही पता चलेगा आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सेक्शन 12 रेफरेंस टू हाई कोर्ट, बोर्ड में, अभी देखो यहाँ पर जो बोर्ड है
वो मामले को भेज सकता है हाई कोर्ट के पास उसकी राय लेने के लिए। कब भेज सकता है? जहां पर क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो। क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो यहां पर बस यही चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 12 में, जहां पर प्रश्न सार्वजनिक महत्व का हो, वहां पर जो बोर्ड है वो मामले को भेज सकता है हाई कोर्ट के पास उसके ओपिनियन के लिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सेक्शन 13, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब भाई यहां पर देखिए, मतभेद हो गया। मतभेद की दशा में निर्णय कैसे लिया जाएगा? जबकि कोई मुकदमा मंडल की बेंच द्वारा सुना जाए, जो बेंच उस मामले को सुन रही है, तो ऐसा मुकदमा का निर्णय, ऐसे मुकदमे का निर्णय उसको सुनने वाले सदस्यों के बहुमत की सम्मति के अनुसार होगा। सीधी सी बात है, बहुत हमने पढ़ चुके हैं ये चीज, सीपीसी में भी हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन मुझे आप बताएंगे कि हमने कहां पर पढ़ा था। तो जो डिसीजन है वो मेजोरिटी से लिया जाएगा। डिसीजन मेजोरिटी से, सीआरपीसी में भी पढ़ा है, डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाएगा, बहुमत से लिया जाएगा। अब देखिए, जहां पर जहां पर हमने पहले बोला कि जो डिसीजन है वो मेजोरिटी से लिया जाएगा, लेकिन अब होता क्या है, ऐसे सदस्य सम्मति में जहां समान रूप से विभाजित, तो भाई बराबर बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो क्या किया जाए? एक मैच मैच देखते हैं ना आप लोग। अब क्या हुआ, जितने रन बनाने थे टीम को उतने रन बना लिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं, जीतने के लिए एक रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर अब जो मेंबर है वो डिवाइड हो गई, यानी बराबर बराबर ओपिनियन हो गया। तो निष्कर्ष कैसे निकाला जाएगा? तो मामले को दूसरे मेंबर के पास भेजा जाता है। रेफर टू, इन केस ऑफ वेयर ओपिनियन, जहां पर मेंबर्स जो है इक्वली डिवाइड हो गए, उनके ओपिनियन इक्वली डिवाइडेड है, तो वहां पर मामले को किसी दूसरे सदस्य के पास भेजा जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मामले को डिसाइड किया जाएगा। फाइनल डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाएगा। इसमें भी ध्यान रखना, सबसेक्शन 2 में हमने बोल दिया जहां पर मेंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड, तो ओपिनियन किसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा? मामले को रेफर किया जाएगा दूसरे मेंबर के पास में, और डिसाइड किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। ध्यान रखना, मेजोरिटी, हम मेजोरिटी की बात तो कर ही रहे हैं, इंक्लूडिंग सच अदर मेंबर्स, जिसने उसे सुना है, जिसने उसे सुना है। चलिए, तो सेक्शन 13 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं सेक्शन 14 की तरफ। जितने भी रजिस्टर हैं एंड रिकॉर्ड हैं, उनको बोर्ड क्या करवाएगा? हिसाब किताब रखवाएगा, निर्धारित करवाएगा। ये लिखा हुआ है, हेडिंग याद कर लेना बस, है बोर्ड याद रखना है। कौन करेगा? बोर्ड रखवाएगा। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करवाएगा बोर्ड। हमें इन सब चीजों का ध्यान रखेगा, किस तरह इनको मेंटेन किया जाए, किस तरह इनको रिकॉर्ड किया जाए। तो यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। देखिए, अब फटाफट से, अब देखिए मैंने तो आपको हेडिंग हेडिंग पढ़ा दी, अब इनको हम बराबर याद कर लेते हैं। सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक ही चीज याद रखो, एस्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन। फिर आता है 5 में पद, 5 में पद, तो कब तक, कितना टाइम वगैरह कोई फिक्स नहीं है, किसके अकॉर्डिंग होगा वो मैंने आपको बता दिया है, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत। 5 हो गया। 6 में आ जाओ, 6 को उल्टा कर दो, प्लेस ऑफ सिटिंग अजमेर हेडक्वार्टर हो गया यार। 7 मिनिस्टर, तो मिनिस्ट्रियल, तो जो मेंबर्स वगैरह है हमने उनकी बात कर ली। 8 पे आ जाओ, पावर्स, 4 का डबल 8 दो तरीके से याद कर पाया, 4 का डबल 8, तो पावर्स दे रखी है, या अगर वैसे याद करना चाहो बोर्ड, तो पावर बिल्कुल यहाँ पर हमने उस तरीके से याद कर लिया, तो पावर्स की बात कर ली। 9 पे आ जाओ, सुपरिटेंडेंस की बात कर रहे हैं, 9 में सुपरिटेंडेंस, ठीक है, तो यहाँ पर सुपरिटेंडेंस हो गया। 10 में जुरिस्डिक्शन हो गया, 10 में क्या हुआ? जुरिस्डिक्शन। 11 पे आ जाओ, यहाँ रेफरेंस किसको? बेंच को, बराबर बराबर। देखो इस तरीके से क्यों याद हो रहा है, क्योंकि उस चीज को मैं कनेक्ट करती जा रही हूँ, वरना आप इनके हेडिंग को याद नहीं रख सकते हो विद नंबर्स। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए, अब हम इसमें देखो नंबर भी याद कर रहे हैं, इसमें हम हेडिंग भी याद कर रहे हैं, और इसमें हम कॉन्सेप्ट भी याद कर रहे हैं, यही तो चाहिए होता है। चलिए, तो 12 हो गया, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। 13 में हमने क्या पढ़ा? 13 में हमने क्या पढ़ा? देखो, यहाँ पर बराबर बराबर डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाएगा। तो 13 में, जैसे मैंने आपको जेजे एक्ट का सेक्शन 3 कनेक्ट करवाया किसके साथ? 12 आखिरी सहारा, उसमें आपको 13 भी याद करवाया था। जो भी मेरे स्टूडेंट है उनको तुरंत याद आ गया होगा। 13 मतलब 13 क्या करवा दूंगा? रिपेट्रिएशन, रिस्टोरेशन, संपत्ति प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, है ना। तो बच्चे का
भाई उसको फैमिली से जोड़ने के लिए सारे जो चीजें हैं वो की जाएंगी। उसी तरीके से 13 में मामले को निपटाया जा रहा है, तेरे मामले को निपटा देंगे मेजोरिटी से। क्लियर? 14 में आ जाओ। 14 लास्ट रजिस्टर वगैरह रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, करवाएगा, बोर्ड करवाएगा। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उम्मीद है आपको मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है, बार बार कह रही हूँ, आप मुझे बताएंगे ताकि मैं आपकी और ज्यादा हेल्प कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको मिलेगा कल को छोड़ करके, यानी परसों। परसों आपको जो चैप्टर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का सब लोग जो जितने भी ज्यादातर स्टूडेंट हैं वो इंतजार कर रहे हैं। हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, ज्यादा डिले नहीं होगा, ध्यान रखना है। कल का दिन बीच में है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी फिर वो जो चैप्टर है हमारा कहां से कहां तक है आपको पूरा याद मैंने करवा ही दिया है। 15 टू 50, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मैं सही कह रही हूँ क्या, काफी टाइम हो गया है। यस, 15 टू 50 हमारा पूरा रेंज है उस चैप्टर का। और उसमें हम पढ़ेंगे क्या, कोर्ट के बारे में। अभी हमने बोर्ड पढ़ा, उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट आ जाएगा, ऑफिसर्स आ जाएगा। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लंबा भी है, सारा नहीं पढ़ना है। इसी चीज के लिए एक टीचर की गाइडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें कचरा नहीं पढ़ना है। ऐसे ये एक्ट बहुत बड़ा है, आप पढ़ना चाहो तो हर एक सेक्शन आप याद नहीं कर सकते हो। अब ये जो क्रूशियल टाइम है, इसमें आपको ये समझना जरूरी है कि क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है। ठीक है? तो यहाँ नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा चैप्टर 3 के बारे में। तो चैप्टर 3 को हम अच्छे से पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें हमें छोड़नी है, वो सब कुछ हम पूरी एक क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।